दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि इस दुनिया में हर इंसान ना एक जैसा होता है और ना ही किसी की सोच एक जैसी होती है। तो इसी तरह ऐसे ही कुछ लोग भूत पिशाच जैसी बातों पर यकीन करते हैं, तो कुछ लोग इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। परंतु दोस्तों, यह सब वही व्यक्ति जानता है और विश्वास करता है जिनके साथ ऐसे हादसे होते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से काफ़ी गुजरे हों। दोस्तों, अक्सर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाती, पर अपने होने का एहसास ज़रूर कराती है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी मैं लेकर आया हूँ, जिन्हें किसी भी प्रकार की चीज़ों पर यकीन नहीं था, पर जब से उनके साथ ऐसा हादसा हुआ वह इन सब चीज़ों को मानने लगे हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हूँ। दरअसल बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था और मेरी प्रेमिका, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज कर रही थी और वहीं अपनी सहेली के साथ रेंट पर रह रही थी। मेरी प्रेमिका की दोस्त के घर में शादी होने के कारण वो अपने घर गई थी, तो मेरी प्रेमिका अकेली थी और हमें आदत थी कि हम देर रात तक फ़ोन में बातें करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि वो गर्मियों के महीने थे और हमें बात करते करते काफ़ी समय हो चुका था। तभी उसने कहा कि मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है। उसने इतना कहकर फ़ोन काट दिया कि मैं पानी लेकर आती हूँ, अभी 10 मिनट में कॉल करती हूँ। वो सेकंड फ्लोर पर रहते थे और वो पानी लेने किचन में गई। मैं बस उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मुझे काफ़ी समय भी हो गया था और उसका कोई कॉल नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि उस समय वह बिल्कुल अकेली थी। मैंने उसे फ़ोन किया परंतु वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं अब और ज़्यादा डर गया था और लगातार उसे फ़ोन करने लगा, परंतु कोई जवाब दे तो ना। मैं तो बस यही सोचने लगा कि आखिर इतना समय कहाँ लग गया, और वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। काफ़ी देर बाद उसका फ़ोन आया। मैंने जल्दी से उठाया। मैं उससे ये पूछता कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, इससे पहले ही वो रोने लगी। वो काफ़ी डरी हुई थी और उसकी सहमी आवाज़ सुनकर मुझे उसकी चिंता होने लगी। वो बस लगातार रोए जा रही थी। मैंने उसे जैसे तैसे चुप कराया और उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। मेरे पूछने पर वो थोड़ा शांत हो गई और उसने बताया कि जब वो पानी लेकर किचन से वापस आई तो वो कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसने देखा जो वॉशरूम सिक्योरिटी वाले इस्तेमाल करते हैं, उसके दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे और उसे ऐसा लगा कि जैसे उस दरवाजे के पास कोई खड़ा हो, और तभी अचानक वो साया गायब हो गया। वो बहुत डर गई थी और वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर काफ़ी लोग वहां आ गए थे और उसने ये सारी बातें सबको बताई। उसको देख वहां पर सब चौंक गए थे। उस वक्त वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से मानो आंसू रुक नहीं रहे थे। वो इतना डर गई थी कि वो अकेले रहना नहीं चाह रही थी। इसके बाद वो पड़ोस की एक महिला के साथ उसके घर चली गई। उसने एक एक कर सब कुछ मुझे बताया। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, पर उसकी ऐसी हालत को मैं नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसने अगले दिन मुझे दिल्ली आने को कहा क्योंकि वह अब अकेले नहीं रहना चाहती थी। मैंने बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं अगली सुबह ट्रेन पकड़ के दिल्ली के लिए निकल गया। मैं दिल्ली पहुंच के सीधा उसके पास पहुंचा। जब मैंने उसे देखा तो पाया कि वो अब भी बहुत डरी हुई थी। उस वक्त उसे तेज बुखार भी था। उसकी ऐसी हालत देख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। वहां ले जाकर उसे दवाई खिलवाकर उसके पास बैठा कि वो थोड़ा सो जाए और आराम करे। जैसे ही वो सोने लगी, मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाकर घूमने लगा। मुझे किसी चीज़ पर यकीन नहीं था, पर उसकी ये हालत देख थोड़ा परेशान होने लगा था। मैं वहाँ घूम ही रहा था कि मुझे वहाँ एक चेयर पर बैठा आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पर एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वह किसी न किसी को दिखाई देती है। ये बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था और मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। मैं वापस आकर अपनी प्रेमिका के पास आकर बैठ गया। वो जब उठी तो उसका बुखार थोड़ा कम था। मैंने उसको खाना खिलाकर दवाई खिलाकर आराम करने को कहा और मैं बैल्कनी में जाकर खड़ा हो गया। मुझे आदत थी कि मैं देर रात ही सोया करता था और उस रात भी यही हुआ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बैल्कनी में खड़ा था कि अचानक मुझे दिखाई दिया कि मेरे सामने कोई बैल्कनी में खड़ा था।
मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, पर साफ साफ पता चल रहा था कि वहां कोई खड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और तभी थोड़ी देर बाद अंदर जाकर सोने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने लगे। मैंने देखा वो साया खिड़की पर ही खड़ा था। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। ये सब पहली बार मेरे साथ हो रहा था। उस वक्त मानो जैसे मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। वो साया ठीक मेरे सामने था। मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैंने तुरंत आंखें बंद करके हनुमान चालीसा गाने लगा। थोड़े समय बाद सब कुछ नॉर्मल सा होने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वो साया वहां नहीं था। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं इन चीजों पर यकीन करने लगा था। दोस्तों, मैं किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैंने वहां से रूम चेंज करना ही ठीक समझा। उस दिन मैंने डर को काफी करीब से देखा और अब मैं इन चीजों पर यकीन करने लगा हूं। उस साए ने हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, पर उस किस्से को मैं कभी भुला नहीं पाया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि यदि हमारे सामने कोई भूत प्रेत या साया या कोई आत्मा आ जाती है जो कि हमें परेशान करती है, तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। और यदि आपकी याद करने की शक्ति वाकई सच्ची है तो भगवान हमें किसी तरह बचा ही लेते हैं। दरअसल दोस्तों, पुराने जमाने के लोग सच्चे और अच्छे इंसान भी होते थे जिन्हें किसी चीज का डर नहीं होता था। वो इतने निडर होते थे कि वो किसी चीज से डरा ही नहीं करते थे। परंतु भगवान का नाम तो हर परेशानी में मुंह में आ ही जाता है ना। इसी तरह दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आज हर गांव में लाइट है, परंतु एक समय था जब लोग अंधेरे में किसी टॉर्च या लकड़ी का सहारा लेकर ही इधर उधर जाया करते थे। यह बात भी तब की है जब अभिषेक नाम का शख्स के नाना जी के साथ एक घटना घटी थी जिसका उन्होंने काफी बहादुरी से सामना किया था। आइए सुनते हैं। अक्सर गांव में पहले लाइट नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन अभिषेक के नाना अपने रिश्तेदारों के घर से अपने घर आने के लिए निकल गए थे। उनका घर ज्यादा दूर नहीं था और रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने सोचा कि वो जंगल के रास्ते जल्दी घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता काफी छोटा था। परंतु वो ये भी जानते थे कि वो रास्ता काफी खतरनाक भी हो सकता है। पर वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल गए और जैसे जैसे वो चलते रहे वैसे वैसे अंधेरा होने लगा और काफी रात हो चुकी थी और वो चलते ही जा रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल थे और वो सिर्फ उनके ही आगे चल रही थी। नाना काफी ज्ञानी थे। वो जानते थे कि ये उनका वहम नहीं था, वो एक साया था जिससे वह बिना डरे चलते रहे और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाकर उसके आगे आ गए और चलने लगे। जैसे जैसे वो चल रहे थे वैसे वैसे वो साया ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा था। उन्हें डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने मन में भगवान का नाम लेकर चल रहे थे। पर एक समय ऐसा आया कि जब अभिषेक के नाना को ठंड सी लगने लगी। वो समझ गए थे कि ये सारा खेल उसी साये का है। इतना सोचते ही उनको पीछे से आवाज आती है। वो आवाज डरी हुई महिला की थी, जैसे मानो उसे काफी डर लग रहा हो। वो बार बार बस यही कह रही थी कि रुकिए, मुझे भी साथ ले जाएं। पर अभिषेक के नाना समझ चुके थे कि ये वही है जो रास्ते में उन्हें दिखी थी। उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ना था, तो उन्होंने बस इतना कहकर आगे चलते रहे कि मेरे पीछे पीछे आती रहे। फिर कुछ दूर चलते ही एक डरी हुई आवाज के साथ वह फिर से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, रुक जाओ, अपने साथ ले चलो। पर नाना जी ने अपनी वही बात दोबारा दोहराई कि मेरे पीछे पीछे चलो, डरने की कोई बात नहीं। नाना चुपचाप चलते रहे कि उन्हें अचानक पीछे से एक गुस्से वाली आवाज आई, तू रुकता है या नहीं? इतना सुनकर अभिषेक के नाना थोड़ा घबरा गए। उन्होंने वहीं रुकना ठीक समझा और वो वहीं रुक गए। वो समझ गए थे कि कुछ गलत होने वाला है। अब ये साया उनका पीछा नहीं छोड़ेगी।
और उन्होंने अपनी डरी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने कुल देवता का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि वो साया उनके करीब आ गया है कि एकदम से अचानक एक सीटी बजी जिसकी आवाज काफी तेज थी। अभिषेक के नाना ने अपनी आंखें खोली तो नहीं, पर उन्होंने वो आवाज जरूर सुनी और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो औरत अभी तक उनके पीछे ही आ रही थी। वो अब वापस भाग रही थी और उन्हें ऐसा सुनाई दे रहा था जब वो भाग रही थी जैसे बहुत सारे बर्तन जमीन पर गिर रहे हो, पर लेकिन अब वो निश्चित होकर अपने घर की ओर बढ़ते रहे और वैसे ही कुल देवता का नाम जपते जपते घर पहुंच गए। फिर इसके बाद ये सारी बात उन्होंने अपने घर पर बताई। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद होकर भगवान का नाम हमारे मुंह में आ जाता है। परंतु दोस्तों, अगर सच्चे मन से यदि हम भगवान को याद करते हैं तो वो हमारी मदद करने जरूर आते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में यह गलती अक्सर करता है कि जो उसके साथ में हो रहा होता है वो उसे नजरअंदाज करता है, जिसके कारण वह बहुत कुछ खो देते हैं। ऐसे ही इस परिवार ने किसी अपने को खो दिया। सिर्फ कारण यह था कि समय रहते उस हलचल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, जिस हलचल द्वारा उनके ही किसी अपने की जान जा चुकी थी। दोस्तों, यह हादसा एक ऐसी लड़की के परिवार के साथ हुआ जिसने बचपन में ही ऐसी चीजें होती हुई देखी जो कि उस समय कुछ भी नहीं जानती थी। दोस्तों, एक परिवार था जिसमें माता के साथ 2 छोटी बच्चियां थी। उसमें बड़ी बच्ची का नाम काजल था। काजल के मामा जी भी ज्यादातर उन्हीं के साथ रहते थे। जब काजल छोटी थी तभी उसके मामा की शादी हुई थी और वह अपने मामा की शादी में गांव भी गई हुई थी। उस समय गांव में उसके मामा अकेले रहते थे और अब उनके साथ वहां रहने को उनकी मामी भी आ गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर कोई नहीं जानता था कि यह खुशी वाला पल किसी तरह से दुख में बदलने वाला है। एक दिन अचानक गांव से मामा का फोन आया। उन्होंने बताया कि जाने कैसे काजल की मामी किचन में काम कर रही थी। आग लगने के कारण वो बुरी तरह से जल गई है और अभी अस्पताल में ही है। काजल के पिता और माँ डर गए थे कि अचानक क्या हुआ, उनके परिवार को किसकी नजर लग गई। वो सब तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही काजल के माता पिता ने काजल और उसकी छोटी बहन को घर पर ही छोड़ दिया और वह अस्पताल की ओर चले गए। वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बुरी तरह से जल गई थी, पर धीरे धीरे वो ठीक हुई और होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि वह किचन में खाना बना रही थी। जाने कैसे कब आग लग गई और कब ये सब हो गया, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो धीरे धीरे कुछ महीनों बाद थोड़ी थोड़ी ठीक होती रही। काजल के मामा ने दिन रात उनकी देखभाल की और अब वह ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर के बोलने पर वह उन्हें घर ले आए थे, पर घर लौटने के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहा, फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा था। काजल की मामी की हालत सुधरने की जगह अब और बिगड़ने लगी थी। वो ना जाने कैसे अचानक उर्दू में बात करने लगी थी। ये सब देखकर सबको डर लगने लगा। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। कुछ और ना सोचते हुए वो तुरंत उसको अस्पताल के लिए ले जाने लगे, पर रास्ते में ही उनकी दिमाग की नस फटी और उनकी मृत्यु हो गई। सब काफी परेशान थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी हालत ठीक होने की जगह बिगड़ कैसे गई? पर किसी ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि आखिर वह उर्दू में बात कैसे करने लगी थी। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और कुछ समय बाद काजल के मामा की दूसरी शादी हो गई और काजल और उसकी छोटी बहन भी अब बड़े हो चुके थे। वह दोनों गर्मियों की छुट्टियों में गांव अपने मामा के पास ही आ गए। उस हादसे के बाद अचानक फिर उस घर में एक और हादसा हुआ। एक दिन काजल को घर में दोपहर के समय पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई चल रहा हो। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लग गई।
कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके दरवाजे का पर्दा जाकर पंखे में फंस गया। काजल ने तुरंत भागकर पंखा बंद कर दिया और सोचा मामी को आवाज दूं। उसकी मामी बाहर ही खड़ी थी। उसने अपनी मामी को आवाज तो लगाई, पर थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वो वहां नहीं थी। काजल को लगा कि शायद वो किचन में हो। वो ये देखने के लिए किचन पर गई, पर वो वहां भी नहीं थी। उसने सोचा कि शायद बाहर चली गई होगी। वो जाकर कमरे में टीवी देखने लगी, पर जब उसकी मामी आई तो काजल ने सब कुछ अपनी मामी को बताया। तो मामी ने बताया कि वो तो वहां थी ही नहीं। वो तो पिछले 1 घंटे से पड़ोस की एक महिला के साथ ही बातें कर रही थी। ये बात सुनने के बाद काजल डर गई थी, पर उसे लगा शायद उसकी मामी मजाक कर रही है, तो उसने कुछ नहीं सोचा। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है जब काजल ने अपनी छोटी बहन से कहा कि अंदर वाले कमरे में उसका कुछ सामान है, वो लेके आ जाए। पर उसकी छोटी बहन ने मना कर दिया और ये कहा कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी। एक दिन मैंने वहां पायल की आवाज सुनी थी। इतना सुन काजल भी शॉक हो गई, क्योंकि ऐसी ही आवाज उसने भी वहां सुनी थी और उसे ऐसा लगता था जैसे वहां कोई है। इसके बाद काजल ने ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अभी बच्चे हो। और इस बात को कुछ समय बीत चुका था, परंतु काजल की माँ को पिछले 1 साल से वहां पायल और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। वो भी बहुत डरती है, क्योंकि काजल के मामा अक्सर काम पर चले जाते हैं और उसकी मामी घर पर ही अकेले रहती है। और अब वह 2-2, 3-3 दिन तक बीमार रहती है। फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो वैसी ही हो जाती है। जब पायल के मामा को इस बारे में पता चला तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा और वह लोग अब उस घर में नहीं रहते। पर आज भी वहां से पायल और चूड़ियों की आवाज गूंजती रहती है। लेकिन दोस्तों, यदि सब मानते हैं कि अगर वो उसकी पहली मामी थी, तो जब उस वक्त वो वहां थी तो वो उर्दू कैसे बोल रही थी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने आज तक आत्माओं के बारे में बहुत सुना होगा, परंतु क्या होगा जब कोई अपना ही किसी साये के भेष में आ जाए? दोस्तों, ये कहानी कोलकाता में रह रहे अनुराग नाम के शख्स की है। वैसे तो अनुराग की फैमिली और अनुराग काफी सिंपल तरीके के लोग हैं और उनका सामना कभी ऐसी परेशानी से नहीं हुआ था जो उन्हें वाकई में बहुत परेशान करते। परंतु उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनका कोई नुकसान तो नहीं किया, परंतु जब उन्हें सच का पता चला तो उनकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, अनुराग की फैमिली के साथ यह हादसा करीबन 2 साल पहले हुआ था, जब अनुराग के दादाजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त अनुराग के पिताजी कुछ बिजनेस के सिलसिले में चंडीगढ़ गए थे और उस समय उनके घर में केवल अनुराग और उसकी माँ ही थी। जब उन्हें यह खबर आई कि अनुराग के दादाजी का कार एक्सीडेंट होने के कारण वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अनुराग की माँ की हालत बहुत खराब हो गई और वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और काफी दिनों तक सिर्फ रोती ही रही। जब यह खबर अनुराग के पिता को पता चली तो वह तुरंत ही चंडीगढ़ से निकल गए। वो काफी शॉक भी थे कि ऐसा कैसे हो गया। उनके हंसते खेलते परिवार को भला किसकी नजर लग गई। वह घर आए और अपनी पत्नी को संभाला और अपने पिताजी यानी अनुराग के दादाजी का अंतिम संस्कार किया। उस समय उनके घर में खामोशी का माहौल हो चुका था। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। इसके बाद भी सब लोग अनुराग के दादाजी को हर रोज याद करते। हर दिन ऐसे ही चलता रहता और एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी को खबर ही नहीं थी। हर रोज की तरह उस दिन भी जब अनुराग खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया तो वह अपने कमरे में पहुंचकर अपना फोन चला रहा था कि अचानक एक आवाज के साथ वह एकदम से खामोश हो गया और चुप करके वो आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, परंतु इसके बाद कोई आवाज नहीं आई। उस वक्त उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके नाम से उसे बुलाया हो, पर फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अनुराग चुपचाप सोने लगा। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें लगी ही थी कि अचानक फिर एक आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। अब वह उस आवाज को अच्छे से सुन पा रहा था।
आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई भारी भरकम जूते पहनकर इधर उधर चल रहा हो। वो आवाज़ उसे लगातार सुनाई दे रही थी। करीबन उस वक्त रात के 1 बज गए थे और अनुराग को अब थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि वह ऊपर वाले कमरे में रहता था। उसके माता पिता नीचे वाले कमरे में रहते थे। उस वक्त वो बहुत डर गया था। इसके बाद अनुराग ने अपने आप को ये कहकर संभाला कि शायद बाहर कोई चल रहा होगा, पापा या मम्मी। इसीलिए उसने बाहर जाकर नहीं देखा और फिर दोबारा से सोने लगा। कुछ देर बाद ही वो आवाज़ और तेज हो गई। अब अनुराग को थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वो आवाज़ तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी और वो आवाज़ ठीक उसके कमरे के सामने आकर शांत हो गई। अनुराग को अब और ज़्यादा डर लगने लगा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। अनुराग उसे देखने जा ही रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे को कोई बाहर से बहुत तेजी से खटखटाने लगा। वो डर गया था, क्योंकि वो जानता था कि ये उसके माता पिता तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसे हमेशा आवाज़ लगाकर ही बुलाया करते थे। वो बहुत डरने लगा था। अनुराग को पसीना छूट रहा था और अब वह दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना चाहता था, परंतु वह अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके गले में एक लॉकेट था जो उसके परिवार को उनके गुरुदेव ने दिया था। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई और सब कुछ ठीक सा हो गया था। सुबह होते ही अनुराग ने यह सारी बातें अपने माता पिता को बताई, पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उसकी सारी बातों को अनसुना कर दिया। हर रोज ऐसे ही आवाज़ें आती और बंद हो जाती। वह अपने माता पिता को अब कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे एक सपना कहकर भुला देने को कहा था। उन्हें यह वाक्य अभी भी सपना ही लग रहा था, परंतु एक रात वो हुआ जब अनुराग का पूरा परिवार परेशानी में आ गया। हर रोज की तरह उस दिन भी अनुराग अपने कमरे में ही गया था कि उसे अपने कमरे में एक परछाई दिखाई दी, जो उसके दरवाजे से सीधा उसकी तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी। उस वक्त अनुराग सुन्न हो चुका था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वो बहुत घबरा गया। वो हिलना चाह रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। वो एक जगह ही जाम सा हो गया था। वो बहुत डर गया था और उसके पसीने छूटने लगे थे। इसी दौरान उसके गले से एक चीख निकली। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि बगल के पड़ोसी और अनुराग के माता पिता उसके कमरे में आ गए। जब कमरे में अनुराग को देखा तो सब हैरान हो गए थे, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। उसमें से उनके एक पड़ोसी के बताने पर अनुराग के माता पिता उसे एक बाबा के पास ले गए, जो उनके घर के करीब 10 किलोमीटर दूरी पर था। वहां पहुंचते ही बाबा तुरंत मामला समझ गए। उन्होंने सबको बाहर जाने को कहा और अनुराग के ऊपर जाल डालकर मंत्र पढ़ने लगे। अनुराग पूरा पैरालिसिस हो चुका था। उस वक्त वो बहुत डरा हुआ भी था, पर जब उस बाबा ने उसके ऊपर जाल डालकर मंत्र पढ़ा तो वो काला साया जो अनुराग के अंदर प्रवेश कर चुका था, वो साफ साफ बाहर आते दिखाई दे रहा था। बाबा के पूछने पर उस आत्मा ने बताया कि वो अनुराग के दादा हैं। वो अनुराग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस उसके साथ रहना चाहते हैं। बाबा ने उस आत्मा को कहा कि कोई भी आत्मा किसी इंसान के साथ नहीं रह सकती है। तुम्हें यहां से जाना होगा। अब तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा कोई भी अपना यहां नहीं है। तुम्हें जाना होगा। इसके बाद बाबा ने राख को हवा में उड़ा दिया और वो साया धीरे धीरे गायब सा होने लगा। इसके बाद बाबा ने सबको अंदर बुलाया और सबको बताया कि वो और कोई नहीं, इसके दादाजी की आत्मा थी। वो इसके साथ रहना चाहते थे। इतना कहकर उन्होंने अनुराग के हाथ में एक धागा बांध दिया और उसे कभी ना खोलने के लिए कहा। दोस्तों, कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती। वो आत्मा अनुराग को नुकसान पहुंचा सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु यह सही नहीं कि कोई मरा हुआ इंसान किसी जिंदा शरीर में रहे। इसीलिए बाबा ने उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें शांति भी मिली। दोस्तों, आज अनुराग 15 साल का हो गया है, पर वो सारी बातें उसे हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि उसके दादाजी उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और अब जाकर अनुराग के दादाजी की आत्मा को शांति मिल चुकी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों